हाय गाइस, मैं हूं ज्योतिष्मान। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर टेरिटरी एक्वायर करने लगे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कैसे कंट्रोल किया करते थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करके कैसे भारत में रूल किया था। आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यह एक 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद लाया गया था। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता था। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियां ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस एक्ट में प्रावधान था कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों होगा। इसने भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया। भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि वो वाइसरॉय ही थे। कैनिंग भारत का पहला वाइसरॉय थे। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया और दोहरी सरकार की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। इसने भारत के लिए एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय बनाया गया। ये भारत में कंप्लीट अथॉरिटी का दावा करता था और उन लोगों को वो प्राप्त भी हो चुका था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। इसने भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए 15 मेंबर का एक भारतीय परिषद का स्थापना किया था और ये एक सलाहकारी संस्था थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस परिषद का अध्यक्ष थे। इसने कॉरपोरेट निकाय के रूप में परिषद में राज्य सचिव का गठन किया, जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने और मुकदमा चलाने में सक्षम था। हालांकि 1858 का अधिनियम काफ़ी हद तक प्रशासनिक मशीनरी के सुधार तक ही सीमित था, जिसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सरकार की प्रणाली में किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव नहीं किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को स्टेट की इस नीति के अनुसरण में अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की सहयोग लेने की आवश्यकता महसूस हुई। 1861, 1892 और 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा 3 अधिनियम बनाए गए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसकी शुरुआत हुई भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर। प्रतिनिधि ने इस प्रकार प्रावधान किया कि वाइसरॉय को कुछ भारतीयों को अपने विस्तारित संगठन के गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। 1862 में तत्कालीन वाइसरॉय कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद के लिए नामांकित किया, जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सार दिनकर राव शामिल थे। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रकार इसने सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1773 के अधिनियम से 1833 के अधिनियम तक चला था। विधायी हस्तांतरण की इस नीति के परिणाम स्वरूप इस नीति को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान दिया था, जिसको क्रमश 1862, 1886 और 1897 में स्थापना किया गया था। इसमें वाइसरॉय को काउंसिल में कामकाज के अधिक विश्वसनीय लेन देन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दे दिया था। इसने पोर्टफोलियो का मान्यता भी दी। पोर्टफोलियो 1859 में शुरू की गई थी। इसके तहत वाइसरॉय परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक विभाग के प्रभारी बनाया गया और उसे अपने विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसने इमरजेंसी के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश 6 महीने का था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्यों में वृद्धि और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी अधिकारी को
पक्ष संबंधित करने की शक्ति दी। इसमें प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिफारिश पर वायसरॉय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किया गया और प्रांतीय विधान परिषदों के नामांकन की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स का भी नामांकन किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर आधिकारिक सीटों को भरने में चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया था। हालांकि चुनाव शब्द का उपयोग अधिनियम में नहीं किया गया, इस प्रक्रिया को कुछ निकायों की सिफारिश पर किए गए नामांकन के रूप में वर्णित किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इस एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी को रिटेन किया जाता था, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में भी अलाउ किया जाता था। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के विचार विमर्श कार्यों को बढ़ाया। उदाहरण के लिए सदस्य के बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी गई थी। इसने पहली बार वाइसरॉय और गवर्नर के कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों को अपॉइंट करने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्हें लो मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। इसके तहत मुस्लिम सदस्य का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। इस प्रकार इस अधिनियम ने कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि सांप्रदायिकता को लीगल बना दिया था। मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, प्रेसिडेंटी कॉरपोरेशन के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक शुरुआत करना है। इस प्रकार 1919 का भारत सरकार अधिनियम अधिनियमित हुआ जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम से भी जाना जाता था। मोंटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। इस अधिनियम ने सेंट्रल और प्रोविंशियल विषयों का सीमांकन और सेपरेशन करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विधेयकों को विषयों की संबंधित सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया, ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर सब्जेक्ट का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से राज्यपाल द्वारा किया जाना था। दूसरी ओर आरक्षित विषय को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। शासन की इस दोहरी योजना को डायरकी शासन के रूप में जाना जाता है। डायरकी ग्रीक शब्द डायआर्की, जिसका अर्थ है दोहरा शासन। हालांकि ये प्रयोग काफ़ी हद तक असफल रहा। इसने पहली बार देश में बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन का शुरुआत किया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को अपर हाउस और लोअर हाउस युक्त बाइकैमरलिज्म विधायिका द्वारा प्रस्तावित किया जाना था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था। इसके लिए आवश्यक था कि वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में 3 भारतीय हो। इस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए हाई कमिश्नर का एक नया कार्यालय बनाया और अब तक भारत के राज्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को उसे हस्तांतरित कर दिया।
इसने सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। इसने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। इसके सिविल सर्वेंट की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोकसभा आयोग का स्थापना किया गया। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को अलग किया और प्रांतीय विधायिका को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके लागू होने के 10 साल बाद इसकी कार्यप्रणाली की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। साइमन कमीशन नवंबर 27 में ब्रिटिश सरकार ने अपने नए संविधान के तहत भारत की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति घोषणा की, लेकिन वहां पर सभी मेंबर ब्रिटिश थे, इसलिए भारतीय लोगों ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। क्योंकि भारत के लोग उस कमीशन के अंडर अगर नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भारत में क्या हो रहा है। इस कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत और दायर की शासन को समाप्त करने, प्रांत में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को जारी रखने आदि की सिफारिश की। सरकार ने ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए। इन चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक क्षेत्र पत्र तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद की चयन समिति ने इस समिति की सिफारिश को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल किया। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार ने न केवल मुसलमानों, सिख, भारतीय, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की जारी रखा, बल्कि दलित वर्गों तक भी विस्तारित किया गया। गांधी जी दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के इस विस्तार से व्यथित थे और उन्होंने पुरस्कार के संशोधन करने के लिए यरबदा जेल से आमरण अनशन किया। आखिरकार कांग्रेस के नेताओं और दलित वर्गों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदू संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीट दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह अधिनियम भारत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 अनुभाग और 10 अनुसूचियां थी। इसने एक अखिल भारतीय संघों की स्थापना का प्रबंध किया, जिसमें इकाइयों के रूप में प्रांतों और रियासतों को शामिल किया गया। यह अधिनियम ने फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए 59 वस्तुओं के साथ विभाजित किया, प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंस के लिए 54 वस्तुओं के साथ और कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों के लिए 36 वस्तुओं के साथ विभाजित किया गया था और अवशिष्ट शक्तियाँ वाइसरॉय को दे दी गई थी। हालांकि महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट इनमें शामिल नहीं हुए थे। इसने प्रांतों में डायरकी को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। प्रांतों को अपने परिभाषित क्षेत्रों में प्रशासन की स्थापित और इकाइयों के रूप में प्रशासन कार्यों की अनुमति दी गई। इसके अलावा इस अधिनियम ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की, अर्थात राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी सलाह मंत्री के साथ कार्य करना आवश्यक था। ये 1937 में लागू हुआ और 1939 में इसे बंद कर दिया गया। इसने केंद्र में डायरकी को अपनाने का प्रावधान किया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। हालांकि अधिनियम का यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। इसने भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारतीय परिषदों को समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव को
सलाहकारी की एक टीम प्रदान की गई। इसने 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में दायरगी की शुरुआत की। इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास की विधायिका बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों के विधान परिषदों और विधानसभा से युक्त बनाया गया। हालांकि उन पर बहुत सी प्रतिबंध लगाई गई थी। इसने मताधिकार का विस्तार किया। कुल जनसंख्या के लगभग 10% को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने एक संघीय अदालत का स्थापना किया। 1937 में यह स्थापना किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली ने घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। पुनः 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का कोई भी संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। देश के उन हिस्सों पर संविधान लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उस दिन भारत के वायसरॉय माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान सामने रखा, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 को लागू करके योजना को तुरंत प्रभाव में लाया गया। इस अधिनियम ने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र प्रभुत्व के निर्माण का प्रावधान किया। इसने वायसरॉय के कार्यालय को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था। ब्रिटेन में महामहिम सरकार की भारत या पाकिस्तान सरकार के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इसने प्रभुत्व की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्र के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने और स्वतंत्र अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया। इसने भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय को समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों पर ब्रिटिश सर्वसत्ता की समाप्ति की घोषणा की। इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के प्रभुत्व या पाकिस्तान के प्रभुत्व में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी। इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रत्येक उपनिवेश और प्रांतों के शासन का प्रावधान किया, जब तक कि नए संविधानों को अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। इसने ब्रिटिश सरकार को विधेयकों को वीटो करने या उनकी मंजूरी के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार में से वंचित कर दिया, लेकिन ये अधिकार गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित था, जिसके पास महामहिम के नाम पर किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की पूरी शक्ति होगी। इसने इंग्लैंड के राजा की शाही टाइटल से भारत की शक्ति की उपाधि को हटा दिया। इसने भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा सिविल सर्विस में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवा के सदस्यों को वे सभी लाभ मिलते रहे जब तक वो हकदार थे। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और सत्ता भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों को हस्तांतरित कर दी गई। माउंटबेटन भारत के नए प्रभुत्व के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1947 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय प्रभुत्व की संसद बन गई। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।